गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 18 अव्यय या अभिकारी शब्द पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड से। ठीक है, अव्यय या अभिकारी शब्द क्या होते हैं? तो अभिकारी शब्द जानने से पहले हम समझेंगे विकारी शब्द क्या होते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि आवश्यकता अनुसार अपना रूप बदलते हैं। ठीक है, अतः इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जो संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि अपना रूप बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक या काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते हैं, उन्हें कहते हैं अभिकारी शब्द। तो अभिकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। तो हम अभिकारी शब्द की परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं कि वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल आदि का प्रभाव ना पड़ने के कारण उनका रूप परिवर्तित नहीं होता है, उनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, वे अव्यय या अभिकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब अभिकारी शब्द के भेद कितने होते हैं? अभिकारी शब्द के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। अब क्रिया विशेषण जो पहला कौन सा है? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या है? जो शब्द क्रिया के होने के काल, स्थान, परिमाण तथा रीत संबंधी विशेषता बताते हैं। जो ये बताते हैं कि जो क्रिया हुई है वह किस समय में हुई है, किस स्थान पे हुई है, किस परिमाण में हुई है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। धीरे क्या है? ये उसकी रीत बता रहे हैं कि किस तरह से हुआ है। ठीक है, वह जोर से हंसा, कैसे हंसा? जोर से हंसा या धीरे हंसा। तो ये उसकी क्रिया बता रहे हैं कि क्रिया कैसे की गई है। ठीक है, इसको क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, एडवर्ब। ठीक है, अब क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया विशेषण क्रिया की काल संबंधी विशेषता बताता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। काल मतलब समय, काल का अर्थ होता है समय। तो वो जो क्रिया विशेषण क्रिया होने की, जो कार्य होने के समय बताता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे परीक्षा के समय विद्यार्थी रात भर पढ़े। कब पढ़े? रात भर पढ़े। तो रात भर क्या है? रात भर समय है उसका। ठीक है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। प्रतिदिन मतलब रोज, प्रतिदिन क्या है? ये उसका समय है कि वो रोज स्कूल जाता है। वह कल आएगा। ये सब क्या है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है स्थानवाचक। स्थान का मतलब किस जगह पर ये कार्य पूरा हुआ है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो क्रिया विशेषण क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी भीतर बैठे हैं। किस स्थान पर बैठे हैं? भीतर बैठे हैं। तो यह स्थान जो क्रिया है, क्रिया का स्थान बता रहा है कि किस स्थान पर क्रिया हो रही है। ठीक है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाण मतलब क्वांटिटी, किस मात्रा में, उसका मात्रावाचक। ठीक है, क्रिया विशेषण क्रिया की परिमाण अथवा मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पढ़ो बहुत सीखो। तो ये मात्रा है, अगर आप थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। तुम बहुत कम सोते हो। तो ये कम क्या है? ये परिमाण है, मात्रा है। ठीक है, तो वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया विशेषण क्रिया के तरीके, रीति अर्थात तरीके या विधि, किस तरीके से क्रिया हो रही है। ठीक है, जो क्रिया विशेषण क्रिया के तरीके अथवा रीति के लिए
रीति के विशेषता बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है मतलब वह कैसे कार्य कर रहा है, किस तरीके से कार्य कर रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है। मनोज हंसकर बोला, किस तरह से बोला, हंसकर। तो ये क्या है, ये रीति संबंधी विशेषता बता रहा है, अर्थात तरीका किस तरीके से विशेषता क्रिया हो रही है उस क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, ये सब था, ये था क्रिया विशेषण तथा उनके भेद। अब दूसरा है संबंध बोधक। पहला था क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के 4 भेद आपको बताए। अब दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या है, पोस्ट पोजीशन। निम्नलिखित वाक्यों को आप पढ़िए। देखिए, उपयुक्त वाक्यों में क्या है, संबंध बोधक विशेषण, संबंध बोधक अवयव क्या कहलाते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे सुनैना माँ के साथ बाजार गई, सुनैना माँ के साथ बाजार गई, तो किसके साथ गई, माँ के साथ। तो सुनैना का संबंध किससे बता रहे हैं, माँ से। तो ये वो वाक्य जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से के साथ जोड़ते हैं वे संबंध बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे रघु कमरे के अंदर आया, रघु कहाँ आया, कमरे के अंदर। ठीक है, तो ये एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। अब तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या कहलाते हैं, वे शब्द जो शब्दों, उपवाक्यों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे चंदा गोल और चमकीला है, यहाँ पर 2 वाक्य है, चंदा गोल है और चंदा चमकीला है, ये 2 वाक्य हैं। 2 वाक्यों को ऐसे शब्दों से, वे शब्द जिनसे 2 वाक्यों को जोड़ दिया जाता है वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे चंदा गोल और चमकीला है, यहाँ 2 वाक्य हैं लेकिन 2 वाक्यों को और से जोड़ दिया गया है, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तुम जाओगे या नहीं, तो यहाँ पर भी 2 शब्द है, तुम जाओगे नहीं। तो जब या इसमें लगा दिया जाता है तो तुम जाओगे या नहीं, ये एक शब्द, एक वाक्य बन जाता है। जैसे या 2 वाक्यों को जोड़ रहा है और इसमें पहले वाले वाक्य में और 2 शब्दों को जोड़ रहा है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में या, किंतु तथा ताकि समुच्चय बोधक अव्यय हैं, क्योंकि ये 2 वाक्यांशों तथा 2 शब्दों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आता है। चौथा और आखिरी है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या है, वे शब्द जो हर्ष, प्रसन्नता, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक शब्द अव्यय कहलाते हैं। जैसे हाय भिखारी मर गया, तो हाय क्या है, यहाँ हाय दुख का भाव प्रकट कर रहा है। उफ कितनी गर्मी है, तो उफ ये पीड़ा का भाव प्रकट कर रहा है कि उफ कितनी गर्मी है, बहुत पीड़ा हो रही है इतनी गर्मी में, तो ये क्या है, ये पीड़ा का भाव प्रकट कर रहा है। वाह क्या जलेबी है, तो वाह क्या है, ये प्रसन्नता का भाव प्रकट कर रहा है। और चौथा उदाहरण है ओह मैं गिर गया, तो यहाँ पर ओह क्या है, दुख का भाव प्रकट कर रहा है कि वो गिर गया ऐसी और उसको चोट लगी इसलिए वह दुख प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार इन वाक्यों में हाय, उफ, वाह और ओह क्या है, ये विस्मयादि बोधक शब्द है, विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। कुछ विस्मयादि बोधक शब्द इस प्रकार हैं, और भी कई विस्मयादि बोधक शब्द हैं। जैसे छी है जो वो घृणा का भाव प्रकट करता है, हाय शोक का भाव प्रकट करता है, क्या आश्चर्य का भाव प्रकट करता है, अरे संबोधन का भाव प्रकट करता है आदि। कुछ और विशेष बातें हैं जैसे कि विस्मयादि बोधक की, जैसे कि विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, जितने भी विस्मयादि बोधक शब्द प्रयोग किए गए हैं ये वाक्य के प्रारंभ में ही प्रयोग किए गए हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों का संबंध केवल मन के भावों से होता है। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं, मन के भाव होते हैं, उनका संबंध मन के भावों से ही होता है।
विस्मयादिबोधक शब्द जिस प्रकार उच्चारण किया जाता है वैसे ही भाव प्रकट करता है। जिस प्रकार हम उसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक शब्द को, तो वो वैसे ही भाव प्रकट करते हैं। तो ये आपका पाठ जो है पाठ 18 अव्यय या अभिकारी शब्द पूरा हुआ। इसमें हमने अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय अभिकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं, ठीक है, और क्रिया विशेषण के भी कितने भेद होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। ओके, या आप पूरा पाठ पढ़ेंगे एक बार और एक एक डेफिनेशन सारी उसकी परिभाषा जो है वो याद करेंगे, इनके कितने भेद होते हैं ये सब याद करेंगे, और इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स जो है कॉपी में लिखेंगे और उसको होमवर्क ग्रुप में या व्हाट्सएप स्कूल ऐप में भेजेंगे। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स।